हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में जीपीसीआर के बारे में। ठीक है, तो ये जीपीसीआर का सेकंड वीडियो है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जीपीसीआर से स्टार्ट किया था, तो हमने जीपीसीआर का फर्स्ट पार्ट जीएस को कवर कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे जीआई से। ठीक है, जीआई से स्टार्ट करेंगे। तो जीआई क्या करता है, ये इनबिट करता है एडेनिन साइक्लेज को। ये इनबिट का साइन है, ये क्या करता है, एडेनिन साइक्लेज को इनबिट करता है। ठीक है, जनरल सिग्नलिंग कैसे चलती है हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो जनरल सिग्नल चलती है, ये जीपीसीआर है, जीपीसीआर से बाइंड करता है लिगेंड। जीपीसीआर जेफ की तरह काम करता है। जब जेफ की तरह काम करता है तो जीटीपी से जुड़ा रहता है और जीटीपी को निकालता है। जीटीपी से जुड़ा रहता है और जीटीपी को निकालता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जीआई पर लग जाता है जीटीपी। ठीक है, जीआई पर लग जाता है जीटीपी, जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से जी अल्फा आई यूनिट जो होती है उसकी अलग हो जाती है और जी बीटा गामा आई यूनिट अलग हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जीआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग कौन सी होती है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होती है जीआई की रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करवाना है, रिलैक्सेशन करवाना है। ठीक है, रिलैक्सेशन करवाना है तो सिग्नल चाहिए, तो नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है वो यूज करता है जीआई को, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं। कैसे करते हैं, ये जी अल्फा आई क्या करता है, एडेनिन साइक्लेज को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है, सीएमपी कम हो जाता है और स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, जी अल्फा आई एडेनिन साइक्लेज को इनहिबिट करता है और सीएमपी कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका टेबल्स देखेंगे। यहाँ पर हम इस टेबल को देखेंगे। ठीक है, तो इस टेबल में क्या था, लास्ट क्लास में हमने देखा था, एड्रेनलिन जब आता है तो क्या करता है, सीएमपी को बनाता है। ठीक है, सीएमपी को बनाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बढ़ जाते हैं। एड्रेनलिन जब आता है सीएमपी बनाता है, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। और वहां पर क्या हो रहा था, देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सीएमपी कम हो रहा है, जिसकी वजह से मसल जो है वो रिलैक्स कर जा रहे हैं, स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या था, एडेनिन जब आता है सीएमपी बनाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सीएमपी कम हो रहा है। ठीक है, सीएमपी कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सीएमपी कम हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स कर जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर जी बीटा गामा भी काम करते हैं। ठीक है, जी बीटा गामा भी काम करते हैं, यहाँ पर जी बीटा गामा भी काम करती है। ठीक है, जो क्या करती है, अल्टीमेटली पोटेशियम चैनल्स को ओपन करती हैं। पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है। पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है, जिससे उसके बाद क्या होता है, जो मसल से वो रिलैक्स कर जाती है। ठीक है, क्या हुआ, बीटा गामा भी यहाँ पर काम करती है, जो अल्टीमेटली पोटेशियम चैनल्स को ओपन करती है। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है, उसके बाद क्या होगा, जो मसल्स है वो रिलैक्स कर जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन कब होता है। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन कब होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि डीपोलराइजेशन कब होता है, रिपोलराइजेशन कब होता है और हाइपरपोलराइजेशन कब होता है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन कब होता है, जब सोडियम अंदर आते हैं तब डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पॉजिटिव की तरफ जाना, उसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पॉजिटिव की तरफ जाते हैं 70 मिलीवाट से 50 मिलीवाट तक का, -50 मिलीवाट से +50 मिलीवाट तक का जाना डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, रिपोलराइजेशन में क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाना रिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन का उल्टा क्या होता है, रिपोलराइजेशन। ठीक है, डिपोलराइजेशन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, रिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव वैल्यू की तरफ जाना रिपोलराइजेशन होता है। इसमें रिपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स की वजह से होता है। रिपोलराइजेशन कब होता है, सोडियम चैनल की वजह से होता है। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, निगेटिव तो था ही और भी निगेटिव की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा। पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो हाइपर वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, निगेटिव से निगेटिव की तरफ और चले जाते हैं, तब होता है हाइपरपोलराइजेशन, और पोटेशियम चैनल्स हाइपर वर्क करता है, तब ये होता है हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए, जब पोटेशियम चैनल्स ओपन हुआ तो यहाँ दो चीज हो सकता है, या तो रिपोलराइजेशन हो सकता है या फिर हाइपरपोलराइजेशन हो सकता है। रिपोलराइजेशन कब होगा, जब वापस निगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, जब वापस निगेटिव की तरफ जाएगी तब क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा। प्लस से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाने को रिपोलराइजेशन कहते हैं। डिपोलराइजेशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ जाती है तब होता है डिपोलराइजेशन, और रिपोलराइजेशन बिल्कुल उसका उल्टा होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं तब होता है रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो हुआ ही नहीं था ना, मतलब क्या, पॉजिटिव तो हुआ नहीं, डिपोलराइजेशन तो यहाँ हुआ ही नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, पोटेशियम चैनल्स ओपन हुआ
ओपन होने की वजह से क्या हुआ, ओपन हुआ लेकिन सोडियम चैनल्स यहाँ ओपन नहीं हुआ। पोटेशियम चैनल्स ओपन हुआ लेकिन सोडियम चैनल्स यहाँ ओपन नहीं हुआ। डीपोलराइजेशन नहीं हुआ यहाँ पर, डीपोलराइजेशन नहीं हुआ तो रिपोलराइजेशन का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, मतलब कि रिपोलराइजेशन भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर अकेला क्या हुआ, पोटेशियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम चैनल्स अकेला ओपन हो गया, सोडियम चैनल्स यहाँ पर ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पोटेशियम चैनल्स ओपन हुआ तो ये निगेटिव तो था ही, और भी निगेटिव की तरफ जाएगा, तब होगा यहाँ हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन से सिग्नल जाएगा जिससे क्या होगा, मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगी। G1213, ठीक है, जी प्रोटीन की थर्ड टाइप्स हम देखते हैं G1213, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल सिग्नलिंग देखते हैं। ये हमारा है जीपीसीआर, जीपीसीआर से लिगेंड बाइंड करता है तो जीपीसीआर जेफ की तरह काम करता है। जब जेफ की तरह काम करता है तो जीडीपी को निकालेगा और जीटीपी को ऐड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, G1213 पर लग जाएगा जीटीपी। जीटीपी लगने की वजह से क्या होगा, G1213 के अल्फा यूनिट्स अलग हो जाएगी, G1213 की बीटा गामा यूनिट्स अलग हो जाएगी, ठीक है। फिर G1213 जो है, G अल्फा 1213 की जो यूनिट्स है वो क्या करेगी, रोह जेफ को एक्टिवेट करती है। रोह जेफ को एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, रोह जेफ है तो जीटीपी क्या करेगा, जीटीपी को निकालेगा, जीटीपी को ऐड करेगा। जेफ है तो जेफ की तरह काम होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जीटीपी को निकालेगा, जीटीपी को ऐड करेगा। तो रोह जेफ जीटीपी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, रोह जेफ जीटीपी को एक्टिवेट करने के बाद आगे क्या करेगा, रोह काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। रोह काइनेज है तो क्या होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, साइटोस्केलेटल मूवमेंट, सेल मूवमेंट भी करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीन ट्रांसक्रिप्शन तो क्या हुआ, जी जब हमने जीएस की सिग्नलिंग पढ़ी थी तो वहां पर क्या हो रहा था, प्रोटीन काइनेज क्या कर रहा था, वहां पर जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा था। तो यहाँ पर भी काइनेज है तो यहाँ पर भी जीन का कुछ जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ये भी करवा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ साइटोस्केलेटल मूवमेंट भी करवा रहा है, सेल्स मूवमेंट, एक्टिन के थ्रू सेल्स मूवमेंट भी करवा रहा है, ठीक है। आगे की सिग्नलिंग हम पढ़ते हैं। जी प्रोटीन के हम 4 टाइप्स देखते हैं, GQ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये हमारा जीपीसीआर है, जीपीसीआर से लिगेंड बाइंड करेगा तो जीपीसीआर जेफ की तरह काम करेगा। जब जेफ की तरह काम करेगा तो जीडीपी को निकालेगा, जीडीपी को ऐड करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जी अल्फा क्यू अलग हो जाएगी, जी बीटा गामा क्यू अलग हो जाती है, ठीक है। अब जी अल्फा क्यू आगे क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को, फास्फोलाइपेज सी बीटा को, ठीक है। फास्फोलाइपेज सी बीटा ने अटैक करता है PIP2 पर, फास्फोलाइपेज सी बीटा अटैक करता है PIP2 पर और इसको तोड़ दिया 2 मॉलिक्यूल्स में, IP3 और डैग में, ठीक है। फास्फोलाइपेज सी बीटा ने अटैक किया PIP2 पर और इसको तोड़ दिया 2 मॉलिक्यूल्स में, IP3 और डैग में। IP3 क्या है, इनोसिटोल 4,5 ट्राइफॉस्फेट है। डैग क्या है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है। PIP2 क्या है, PIP2 क्या है, फास्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बेस फॉस्फेट है। फास्फोटिडाइल इनोसिटोल क्या है, ये एक फास्फोलिपिड है, इसके ऊपर 4 और 5 पोजीशन पे 2 फॉस्फेट होते हैं, इसलिए इसका नाम फास्फोटिडाइल इनोसिटोल है, ठीक है। अब फास्फोलाइपेज सी बीटा कहाँ पर होता है, इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। फिर IP3 और डैग की आगे की सिग्नलिंग देखते हैं, दोनों की सिग्नलिंग देखते हैं, ठीक है, IP3 और डैग की, ठीक है। तो दोनों की सिग्नलिंग देखते हैं। IP3 और डैग किसका बना है, ये बना है फास्फोटिडाइल इनोसिटोल से बना है, ठीक है। IP3 जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है और डैग जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो IP3 जो होता है वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्या करता है, इंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में, और डैग जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही रह जाता है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही रह जाता है। अब ये आगे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में घूमता घूमता ER पर, और ER पे पहुंचता है, ER पे IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये कैल्शियम चैनल IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है। ER जो है वह कैल्शियम का स्टोर हाउस है, इसलिए IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल जो है ER पे है। IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम इंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में ER को छोड़ के। जब ये साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आ जाता है तो कैल्शियम कहाँ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है, ठीक है। कैल्शियम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचकर क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंच के कैल्शियम चैनल्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है सेल, जिससे क्या होता है, सेल्स के बाहर की साइड जो कैल्शियम होता है वो अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सेल्स के बाहर की साइड जो कैल्शियम है वो सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। क्या हुआ, IP3 गेटेड कैल्शियम IP3 जो है वाटर सॉल्युबल होता है तो वो इंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इंटर करने पर जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है तो वो कहाँ पर जाता है, ER पे पहुंचता है। ER पे पहुंच के क्या करता है, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है। IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम चैनल इंटर साइटोप्लाज्म फ्रॉम ER, क्या करता है, ये कैल्शियम चैनल साइटोप्लाज्म में इंटर हो जाता है ER को छोड़कर, ठीक है। फिर कैल्शियम मूव टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचकर ओपन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओपन करता है कैल्शियम चैनल्स को। उसके बाद क्या होता है, सेल्स के बाहर की साइड जो कैल्शियम है वो सेल्स के बाहर की साइड जो
सेल्स के बाहर के साइड जो कैल्शियम है वो सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए ER से कैल्शियम आ रहा था और सेल्स के बाहर से भी कैल्शियम आ रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ने की वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कैल्शियम के बढ़ने की वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहां पर हमने जब CMP बन रहा था तब वहां पर क्या हो रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां पर भी हो रहा था। यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज सी बीटा भी एक्टिवेट हो रहा था, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा भी एक्टिवेट यहाँ पर हो रहा है, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वहां पर CMP बन रहा था तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट में क्या होता है कि 4 कैल्शियम बाइंड करते हैं एक प्रोटीन पर, जो कार्ल मॉडलिंग प्रोटीन पर, जो एक्टिवेट करती है कैम काइनेज को। कैम काइनेज क्या है, कैल्शियम कार्ल मॉडलिंग डिपेंडेंट काइनेज है। ये क्या करवाता है, क्री जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। जब हमने यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट होने पर भी क्री जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, जब वहां पर प्रोटीन काइनेज ए, GS की जब सिग्नलिंग हमने पढ़ी थी तो वहां पर क्या हो रहा था, प्रोटीन काइनेज ए भी क्या करवा रहा था, क्री जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा था। यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट होने पर भी क्या हो रहा था, क्री जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारा पहला है डिफरेंट सिग्नलिंग पैथवे कैन हैव सेम रिस्पॉन्स। अब देखिए डिफरेंट सिग्नलिंग पैथवे है लेकिन रिस्पॉन्स क्या रहा है, सेम आ रहा है। जैसे कि हमने जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा था, CMP भी करवा रहा था। ठीक है, और IP3 भी क्या करवा रहा था, IP3 से भी क्या हो रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सिग्नलिंग जो है वो डिफरेंट सिग्नलिंग है लेकिन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उससे भी IP3 से भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे और CMP जब बन रहा था तभी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इसका सेम आ रहा है। दूसरा क्या है हमारा, सेम सिग्नल और लिगेंड कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स। अब देखिए सेम सिग्नल है लेकिन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसमें क्या आ रहा था, डिफरेंट सिग्नलिंग थी लेकिन रिस्पॉन्स सेम आ रहा था। इसमें सिग्नल जो है वो सेम है, ठीक है, और जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, टेबल्स यहाँ पर देखिए इस टेबल को, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन क्या करवा रहा है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन क्या करवा रहा है, एमाइलेज का सिक्रेशन करवा रहा है, और फिर एसिटाइल कोलिन क्या करवा रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सिग्नल है लिगेंड है वो सेम, जो सिग्नल है लिगेंड है वो सेम है लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सेम लिगेंड है लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, थर्ड हमारा है सेम सिग्नल कैन एक्टिवेट डिफरेंट पैथवे। अब सेम सिग्नल तो है लेकिन एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट पैथवे को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वैसोप्रेसिन जो है, यहाँ पर वैसोप्रेसिन से किसको एक्टिवेट करता है, वैसोप्रेसिन किसको एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर वैसोप्रेसिन जो है, इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर जो वैसोप्रेसिन है वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, CMP बनवा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वैसोप्रेसिन CMP बनवा रहा है, वहां पर जो था, जो वैसोप्रेसिन था वो क्या करवा रहा था, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट कर रहा था। यहाँ पर वैसोप्रेसिन CMP को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सेम सिग्नल कैन एक्टिवेटेड डिफरेंट पैथवे। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, डिफरेंट सिग्नलिंग पैथवे हैव सेम रिस्पॉन्स। ठीक है, डिफरेंट सिग्नलिंग होगी लेकिन रिस्पॉन्स क्या होगा, सेम होगा। सेम सिग्नल होगा, डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, सेम सिग्नल एक्टिवेट डिफरेंट पैथवे। ठीक है, सेम सिग्नल है लेकिन एक्टिवेट करता है डिफरेंट पैथवे को, जैसे कि CMP भी बनवा रहा था वैसोप्रेसिन और फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को भी एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, IP3 के बाद हम देखते हैं डैक की सिग्नलिंग। डैक की सिग्नलिंग जो होती है वाटर इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज होता है, जब कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन काइनेज C जो नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, वह जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ठीक है, कहाँ जाता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाता है। जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाता है तो डैग और उसके साथ फॉस्फोटिडाइलसिन एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज C को और फाइनल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर डैग जो था वो वाटर इनसॉल्युबल था, जिससे क्या होता है, वो मेम्ब्रेन पर ही रहता है। ठीक है, अब कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन काइनेज C जो साइटोप्लाज्म में था, प्रोटीन काइनेज C जो नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, वह जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है तो डैग और फॉस्फोटिडाइलसिन एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज C को, जिससे क्या होता है, फाइनल रिस्पॉन्स आता है। काइनेज है तो अलग अलग रिस्पॉन्स भी ले आता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये GPCR जो है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। जितनी भी हमने अभी तक सिग्नलिंग पढ़ी है ना, उसका माइंड मैप है ये। ठीक है, तो ये GPCR है, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इससे बाइंड करता है लिगेंड जब बाइंड करता है GPCR जेफ की तरह काम करता है। ठीक है, ये GPCR 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है। तो जब जेफ की तरह काम होता है ना, तो क्या करता है,
जी प्रोटीन की जीडीपी को निकालता है और जीडीपी को ऐड करता है। जी प्रोटीन की जीडीपी को निकालता है और जीडीपी को ऐड करता है, जीडीपी को ऐड करता है और इसे बना देता है जीडीपी। ठीक है, जब हम जीडीपी की बात करें या जी प्रोटीन की बात करें तो वे 4 टाइप के होते हैं, GS, GI, G12, 13, GQ। ठीक है, तो जी अल्फा एस जो होता है वो एडिनिन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। ठीक है, GS की जी अल्फा क्या करती है, एडिनिन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडिनिन साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सीएमपी आगे जाके क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी की जो कैटालिटिक यूनिट होती है उसको एक्टिवेट करती है। ठीक है, तो उसके बाद ये प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक यूनिट है ये कहाँ पहुंचती है, न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद क्रैब को एक्टिवेट करती है। क्रैब आगे जाके क्या करता है, क्रैब के साथ बाइंड करता है, क्रैब को एक्टिवेट करते हैं, क्रैब के साथ बाइंड करता है सीबीपी और क्रैब के साथ बाइंड करता है सीबीपी, जो ये दोनों मिलकर क्या करवाते हैं, क्री जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। क्या हुआ, जीएस की जी अल्फा एस जो है वो एडिनिन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडिनिन साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब ये सीएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक यूनिट है उसको एक्टिवेट करती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक यूनिट्स होती है वो कहाँ जाती है, न्यूक्लियस में जाती है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये क्या करती है, क्रैब को एक्टिवेट करती है। क्रैब क्या करता है, क्रैब और सीबीपी मिलकर क्या करते हैं, क्री जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जीआई को देखते हैं। जीआई ने एडिनिन जी अल्फा आई क्या करती है, जी अल्फा आई एडिनिन साइक्लेज को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है, सीएमपी कम होता है। ठीक है, जी बीटा गामा आई क्या करता है, कैल्शियम चैनल्स को ओपन करती है और ये इससे क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है। ठीक है, सीएमपी और हाइपरपोलराइजेशन किसका सिग्नल कन्वे किया, स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन का सिग्नल कन्वे किया। ठीक है, उसके बाद G12-13 ये क्या करता है, G12-13 ये जो होता है, G12-13 ने किसका एक्टिवेट किया, रोफ जेफ को एक्टिवेट किया, तो जिससे क्या होगा, जीडीपी को निकालता है, जीडीपी को ऐड करता है। ठीक है, जीडीपी को निकालेगा, जीडीपी को ऐड करेगा। ठीक है, और रोह जीडीपी आगे जाके रोह काइनेज को एक्टिवेट किया। ठीक है, उसके बाद रोह काइनेज एक्टिन पर काम करता है तो सेल्स मूवमेंट करवाता है। ठीक है, रोह जे अगर एक्टिन पर काम किया तो क्या होता है, सेल्स मूवमेंट करवाता है और कुछ जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन भी करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन भी करवाता है। ठीक है, जीक्यू की सिग्नलिंग देखते हैं। जी अल्फा क्यू ने क्या किया, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट किया। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा ने अटैक किया PIP2 पर, जिससे क्या हुआ, IP3 और डैग बन गए। IP3 ने क्या किया, ER के कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया। ठीक है, जिन्होंने आगे जाके क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ गया। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और क्या हो सकता है, कैल्शियम का यूज करके कॉल मॉडलिंग को एक्टिवेट किया। ठीक है, कैल्शियम का यूज करके कॉल मॉडलिंग को एक्टिवेट किया और कॉल मॉडलिंग ने कैम काइनेज को एक्टिवेट किया, जिससे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाया। ठीक है, अब डैग की सिग्नलिंग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डैग ने हेल्प ली फॉस्फोटिडाइलसिरीन और कैल्शियम की। ठीक है, जिसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, डैग ने हेल्प ली फॉस्फोटिडाइलसिरीन और कैल्शियम की, जिसने क्या किया, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये माइंड मैप था। जीपीसीआर पर इफेक्ट करने वाले 2 टॉक्सिस को देखते हैं। ठीक है, कोल्राटॉक्सिस और पिट्यूसिस टॉक्सिस। ठीक है, कोल्राटॉक्सिस क्या करता है, कोल्राटॉक्सिस जाता है जीएस का एडीपी राइबोसाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से जीएस जो होता है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। ठीक है, जीएस जो होता है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। ठीक है, काम करता जा रहा है, मतलब एक्टिव है तो काम करता जा रहा है, एडेनिन साइक्लेज को एक्टिवेट करता जा रहा है, सीएमपी बनाते जा रहा है, जिससे क्या होता है, वो एक्टिव रहता है, तो जिससे क्या होता है, आयरन और वाटर जो है इंटेस्टाइनल की जो सेल्स उसको छोड़कर बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, क्या हुआ, कोल्राटॉक्सिस जाता है जीएस के एडीपी राइबोसाइलेशन करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जीएस जो होता है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। ठीक है, एक्टिव रहता है, काम करता जा रहा है, एडेनिन साइक्लेज एक्टिवेट करता जा रहा है, सीएमपी बनाते जा रहा है, जिससे क्या होता है, आयरन और वाटर जो है इंटेस्टाइनल की जो सेल्स है उसको छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, पिट्यूसिस टॉक्सिस क्या करवाता है, जीआई का एडीपी राइबोसाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से जीआई जो होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, अब जीआई जो है नॉन फंक्शनल हो गए तो क्या सीएमपी यहाँ काम करेगा, सीएमपी यहाँ पे कभी भी काम करेगा। ठीक है,
सीएमपी रुकेगा नहीं, सीएमपी बनते जाएगा। ठीक है, तो GI काम नहीं कर रहा है तो एडेनिन साइक्लेज इनहिबिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इस एडेनिन साइक्लेज इनहिबिट नहीं हो रहा है तो सीएमपी बनते जा रहा है। ठीक है, सीएमपी बनते जा रहा है। जब ये बनते जा रहा है उसकी वजह से जो एयरवेज हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो एयरवेज हैं वो क्या करते जा रहे हैं, जो एयरवेज हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, कौन सी डिजीज हो रही है, वूफिंग कफ डिजीज हो रही है। ठीक है, क्या हुआ, पिट्यूसिस टॉक्सिस जो है वो GI का ADP राइबोसाइलेशन करवाते हैं। GI जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होगा तो यहाँ पर CMP बनेगा, CMP तभी भी बनेगा। ठीक है, तो GI जो है वो काम नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एडेनिन साइक्लेज इनहिबिट नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इनहिबिट नहीं हो रहा है, अगर इनहिबिट जो एडेनिन साइक्लेज इनहिबिट नहीं हो रहा है तो CMP बनते जा रहा है। तो ये बनता जा रहा है, उसकी वजह से जो एयरवेज हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो एयरवेज है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, जिससे कौन सी डिजीज हो रही है, वूफिंग कफ डिजीज हो रही है। ठीक है, अब राइबोसाइलेशन किसे कहेंगे, राइबोसाइलेशन, राइबोस शुगर के जुड़ने को राइबोसाइलेशन कहेंगे। ठीक है, राइबोसाइलेशन किसे कहेंगे, राइबोस शुगर के जुड़ने को राइबोसाइलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ADP राइबोसाइलेशन है, ADP राइबोस जुड़ती है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जुड़े, ADP राइबोस जुड़ती है यहाँ पर। ठीक है, आगे की देखते हैं। अभी जितनी भी सिग्नलिंग है इसको स्टॉप कैसे करेंगे, इसको रोकेंगे कैसे, ये देखते हैं। अगर GS को कंटिन्यूसली एक्टिव रखा तो क्या होगा, यहाँ पर तो वह बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा। ठीक है, अगर GS को कंटिन्यूसली एक्टिव रखा तो क्या होगा, वह बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से GI जो है इनएक्टिव, GI जो है वो इनएक्टिव रहा तो वह रिलैक्सेशन कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नलिंग पर भी कंट्रोल होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बॉडी एब नॉर्मल फंक्शनल परफॉर्म करने लगेगी। ठीक है, जिस तरीके से सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होना जरूरी है उसी तरीके से सेल सिग्नलिंग को रोकना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे GPCR का डीएक्टिवेशन। ठीक है, डीएक्टिवेशन कौन करता है, GTPase करता है, GTPase एंजाइम। ठीक है, हमने GPCR पढ़ा है, GPCR की सिग्नलिंग पढ़ी तो हमने देखा है कि GPCR का जो पैथवे चल रहा था तो किसकी वजह से चल रहा था, जेफ की वजह से चल रहा था। ठीक है, GPCR जब एक्टिव हो रहा था तो जेफ की तरह काम कर रहा था। एक्टिव भी क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके पास GTP था। GTP होगा तो सिग्नलिंग चलेगी, नहीं होगा तो सिग्नलिंग नहीं चलेगी। ठीक है, तो इनएक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, हमें GTP को निकालना होगा। ठीक है, तो GTP को कैसे निकालते हैं, हमारा GPCR का डीएक्टिवेशन किसकी वजह से होगा, GTPase की वजह से होगा। ठीक है, GTPase की वजह से होगा डीएक्टिवेशन GPCR का। ठीक है, अब G अल्फा के पास खुद की GTPase एक्टिविटीज होती है। ठीक है, G अल्फा को कैसे पता कि मुझे सिग्नलिंग रोकनी है, तो रेगुलेटरी ऑफ G अल्फा सब यूनिट्स। ठीक है, अब G अल्फा को कैसे पता कि मुझे सिग्नलिंग रोकनी है, तो यहाँ काम करता है रेगुलेटरी ऑफ G अल्फा सब यूनिट। ठीक है, G अल्फा सब यूनिट यहाँ पर काम करता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RGS, रेगुलेटरी ऑफ G अल्फा सब यूनिट की शॉर्ट फॉर्म है RGS। ठीक है, अब GTPase को कंट्रोल करते हैं RGS। ठीक है, GTPase है उसको कौन कंट्रोल करते हैं, RGS कंट्रोल करते हैं, जिनमें है GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जिनमें क्या है, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन कहाँ से आया है, ये प्रोटीन कहाँ से आया है, तो कुछ टारगेट प्रोटीन गैप की तरह काम करते हैं। ठीक है, गैप की तरह काम करते हैं कुछ टारगेट प्रोटीन। ठीक है, कि GTPase को एक्टिवेट करो और सिग्नलिंग को रोक दो, और दूसरे कुछ अदर प्रोटीन भी यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, इस फिगर को देखिए। ठीक है, यहाँ पर PIP2 पर फास्फोलाइपेज से बीटा अटैक करता है तो क्या होता है, डैग और IP3 बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की सिग्नलिंग देखते हैं। सिग्नलिंग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये GPCR है, GPCR से लिगेंड आगे बाइंड करता है, जिससे क्या होता है, GPCR एक्टिव होने के बाद जेफ की तरह काम करता है। जेफ की तरह काम करेगा तो G अल्फा क्यू अलग हो जाएगी, G बीटा गामा क्यू अलग हो जाती है। फिर G अल्फा क्यू क्या करती है, एक्टिवेट करती है फास्फोलाइपेज सी बीटा को, और फास्फोलाइपेज सी बीटा अटैक करता है PIP2 पर। ठीक है, जिससे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, डैग और IP3। डैग क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को, और IP3 क्या करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम चैनल ओपन, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल, कैल्शियम रिलीज, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद इसके आगे की सिग्नलिंग चलती है। ठीक है, तो ये इसका फिगर था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।